हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यूपीएससी आंसर राइटिंग क्लब में। और फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है अपना वो सॉफ्ट पावर और स्पोर्ट एक्टिविटी पे है। तो दोस्तों, इस तरह के टॉपिक जनरली न्यूज़पेपर में नहीं आते हैं और हिंदी मीडियम में तो खास करके। और आज चूँकि द हिंदू में ये टॉपिक आया हुआ था, इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन है। आप मतलब ये समझ लीजिए कि आईआर के क्वेश्चन लिख रहे हों या फिर क्या कहते हैं पेपर सेकंड का कोई क्वेश्चन लिख रहे हों और उसमें इस तरह की अगर बातों का जिक्र किया जाएगा या करेंगे आप, तो आपके आंसर की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी दोस्तों। तो इसीलिए मैंने फ्रेंड्स आज इस टॉपिक को चूज़ किया। तो देखते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है। तो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स की सॉफ्ट पावर, द न्यू रेस एवरी कंट्री वांट्स टू विन। मतलब सॉफ्ट पावर के द्वारा जो है जो सारी कंट्रियां हैं वो जीतने की कोशिश कर रही हैं। तो किसके द्वारा? सॉफ्ट पावर के द्वारा। और उसी में सब एक नई होड़, एक नई दौड़ में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये पूरा क्वेश्चन इस तरह से है, ये पूरा टॉपिक इस तरह से है कि कैसे हम स्पोर्ट एक्टिविटीज़ को सॉफ्ट पावर के लिए एक मील का पत्थर साबित कर सकते हैं, एक टूल बना सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं इसको। तो इसमें फ्रेंड्स इनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा ज़रा। एक सॉफ्ट पावर को इन्होंने डिस्क्राइब किया है, इनकी डिफिनेशन बताई है। तो फ्रेंड्स, आज के बाद से आप जब कभी भी अगर क्या कहते हैं पेपर सेकंड का कोई टॉपिक ऐसा जो इंटरनेशनल रिलेशन पर बेस्ड होगा और सॉफ्ट पावर पर बेस्ड होगा, तो आप इनके डेफिनेशन को कोट कर सकते हैं। जिसमें अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं एक जोसेफ नाय जूनियर, इनका नाम था। तो इन्हीं ने एक डेफिनेशन दी है कि सॉफ्ट पावर क्या होता है। तो उन्हीं का मैंने जिक्र किया है आंसर में, तो आप लोग उसकी चिंता मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश यही करता हूँ कि न्यूज़ में जो भी टॉपिक्स आए हों उनको मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करके उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश करूँ, ताकि एक हिसाब से आपकी आंसर राइटिंग भी हो जाए और साथ ही साथ में आपका एक करंट का टॉपिक भी तैयार हो जाए। तो आप इसकी चिंता मत कीजिए। आगे देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन क्या बनाया उसी के हिसाब से आंसर भी लिखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सॉफ्ट पावर के महत्व को बताएं। और फिर है कि खेल कैसे समृद्ध सॉफ्ट पावर के निर्माण में योगदान कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुल मिला के इस तरह से है कि इंटरनेशनल रिलेशन में सॉफ्ट पावर क्या होती है और जो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं, खेल हैं, ये हमारे सॉफ्ट पावर के निर्माण में किस प्रकार का अपना योगदान दे सकती हैं। तो फ्रेंड्स, चूँकि ये अपने पेपर 2 का टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ज़बरदस्त टॉपिक है। तो मैंने उसका जिक्र भी किया है कि जोसेफ नाय जूनियर के अनुसार सॉफ्ट पावर किसी देश के सांस्कृतिक, राजनीतिक विचारों और नीतियों के माध्यम से अन्य देशों को अपने प्रति आकर्षित करने की शक्ति है, जिसमें किसी भी प्रकार की शक्ति, चाहे वो सैन्य शक्ति हो या किसी प्रकार की ठोस शक्ति या कठोर शक्ति हो, का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इस तरह से फ्रेंड मैंने क्या किया है कि चूँकि जो न्यूज़ है, न्यूज़ में इनका नाम था तो इनका नाम मैंने जिक्र भी कर दिया। और आगे चल के हम लोग जब भी सॉफ्ट पावर पे कभी भी कोई क्वेश्चन लिखेंगे तो जोसेफ नाय जूनियर का जिक्र हम लोग जरूर कर देंगे, एक डेफिनेशन बताने के लिए कि जोसेफ नाय जूनियर ने सॉफ्ट पावर को इस तरह से डिफाइन किया है। तो उन्होंने क्या बताया कि अगर हम अपने कल्चरल एक्टिविटीज़ या अपने जो पॉलिटिकल थाट्स हैं, जैसे हमारे पॉलिटिकल थाट्स में गांधीयन थाट्स, अंबेडकर थाट्स, इन सब को लिया जाता है, या फिर अपनी जो हमारी जो सामाजिक आर्थिक नीतियां हैं बहुत सारी, जैसे हम अपना चलाते हैं, मिड डे मील चलाते हैं, या मनरेगा का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, या बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं। इन सब चीज़ों के द्वारा अगर हम किसी देश को अपने प्रति आकर्षित कर लेते हैं, अगर मान लीजिए किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे इन कार्यक्रमों की चर्चा होती है या इनकी अच्छाइयों की चर्चा होती है या हमारे एजुकेशन की चर्चा होती है, तो ये सब क्या है, एक सॉफ्ट पावर के टूल हैं। तो इससे क्या करते हैं, हम जो विदेशी राष्ट्र हैं या अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र जो हैं, दूसरे देश हैं, उनको हम अपनी तरफ आकर्षित करने का एक प्रयास करते हैं इनके द्वारा। फिर है फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सॉफ्ट पावर का विशेष महत्व है। यह न केवल वैदेशिक हित को प्रभावित करता है बल्कि राष्ट्रीय परिदृश्य को भी प्रभावित करता है। तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स कि ये भी बता दिया कि राष्ट्रीय संबंध जो सॉफ्ट पावर होता है, इसका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय क्या महत्व होता है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा महत्व होता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर या घरेलू स्तर पर देखें हम सॉफ्ट पावर के महत्व को,
तो ये राष्ट्रीय सम्मान और समागम को बढ़ावा देता है, स्थानीय वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री में या फिर उनके उत्पादन में बढ़ोतरी करता है, घरेलू पर्यटन को बढ़ाता है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है, साझा समृद्धि में वृद्धि होती है और प्रतिभा उन्नति होती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मैंने बता दिए कि जो सॉफ्ट पावर होते हैं उनका जो राष्ट्रीय महत्व क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ में अब अंतर्राष्ट्रीय देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या होता है सॉफ्ट पावर का, जिसके पर्सपेक्टिव में हमें पूरी बात करनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता, ये फ्रेंड्स क्या होता है कि जितना ही हमारा जो सॉफ्ट पावर रिच होगा, हमारी जो इंटरनेशनल कोऑपरेशंस होंगे वो उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। चाहे वो हम अपनी भाषा, वेशभूषा, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं उनके द्वारा, या हमारे जितने भी और भी टूल्स हैं उनके द्वारा क्या करते हैं, हम जितने भी सॉफ्ट पावर के टूल्स हैं, जैसे एजुकेशन हो जाएगा या फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशंस हो जाएंगे, ये सारे क्या हो सकते हैं, हमारे सॉफ्ट पावर के टूल हैं। तो इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन है या फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इनको बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, पर्यटन को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा सकता है। सपोज दैट, मान लीजिए हम अपने यहाँ के किसी कल्चर को इतना ज़्यादा प्रमोट कर ले जाए कि पूरे विदेश में उसकी अच्छी खासी ख्याति प्राप्त हो जाए और लोग उसके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएं, तो हमारे यहाँ उससे संबंधित पर्यटन बढ़ जाएगा। बिजनेस और ट्रेड, अगर फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए हम बिजनेस और ट्रेड में ज़्यादा वरीयता देते हैं, FTA का ज़्यादा यूज़ करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ्स में कमी करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हो सकते हैं ट्रेड और बिजनेसेस में, जिसके द्वारा हम अपने सॉफ्ट पावर को मजबूत कर सकते हैं। और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या फिर राजनीतिक प्रभाव, इसका मतलब क्या फ्रेंड्स, जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए इस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो प्रभाव है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो कैसा है, किस कारण है, उनका अपना व्यक्तित्व हो सकता है, या फिर उनके द्वारा जो किए गए काम हैं उनके द्वारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो विदेशी राष्ट्रों पे डाल सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर हमारा जो सॉफ्ट पावर मजबूत होगा तो हमारा जो FDI इनफ्लो है वो भी बढ़ेगा, प्रतिभा आकर्षण होगा। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए अगर हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में अगर हमारे देश की इमेज अच्छी है या हमारा सॉफ्ट पावर मजबूत है, तो उन देशों में हमारे यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं या टैलेंट हैं उनकी ज़्यादा डिमांड होगी। मतलब जैसे हमारे यहाँ के डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या फिर वकील हैं, इन लोगों की ज़्यादा डिमांड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ डायस्पोरा को सम्मान, जितने भी हमारे विदेशों में रहने वाले भारतीय निवासी हैं या भारत के उद्भव वाले हैं जो विदेशी नागरिक, ये लोग विदेशों में क्या होता है, इनको विशेष सम्मान मिलने लगता है। जैसे मान लीजिए हम अपने देश में कुछ अच्छा करें, हमारे देश की अच्छी इमेज हो जाए सॉफ्ट पावर के द्वारा, तो उनको भी सम्मान मिलता है विदेशी राष्ट्रों में। साथ ही फ्रेंड्स, फिर मैंने आगे क्या लिखा है कि भारत अपने पंचशील सिद्धांत, गांधीवादी विचारधारा तथा वसुधैव कुटुंबकम जैसी विचारधाराओं तथा अपने सॉफ्ट पावर का निर्माण करता है। तो मैंने क्या कहा कि मैंने बताया भी कि जो हमारे यहाँ विदेश नीति के समय मूल जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं, तो पंचशील सिद्धांत, गांधीवादी विचारधारा, वसुधैव कुटुंबकम, ये 3 विचारधाराएं हैं जो हमारे ऐसे कह सकते हैं कि विदेश नीति के मुख्य स्तंभ हैं। तो जैसी विचारधारा का प्रयोग अपने सॉफ्ट पावर के निर्माण में करता है भारत इस समय, तो ये मैंने बता दिया। फिर मैंने एक रिपोर्ट या इंडेक्स का सहारा लिया, फिर उसके हिसाब से मैंने बताया कि आज क्यों ज़रूरी है कि हम स्पोर्ट एक्टिविटी को बढ़ाएं, ताकि हमारा जो सॉफ्ट पावर है वो थोड़ा स्पोर्ट सेंट्रिक हो सके। तो उसके लिए मैंने 2 रिपोर्ट्स का जिक्र किया है कि चूँकि ISSFS की वर्ल्ड सॉफ्ट पावर इंडेक्स तथा ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल सॉफ्ट पावर 2022 की रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट फ्रेंड्स किस आधार पर आती हैं, तो जो देशों का जो सॉफ्ट पावर है वो कैसा है या सॉफ्ट पावर में कोई देश कितना मजबूत है, इससे रिलेटेड 2 इंडेक्सेस हैं। तो उसी के हिसाब से मैंने बताने की कोशिश की है कि ये दोनों रिपोर्टें ये बताती हैं कि भारत में विश्व के सबसे अधिक विविध और समृद्ध सांस्कृतिक देश होने के बावजूद टॉप 10 में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स, जो सॉफ्ट पावर है हमारा देश चूँकि विविधता और सांस्कृतिक समृद्धता से भरा हुआ है, उसके बावजूद इन सॉफ्ट पावर इंडेक्सेस में भारत जो है टॉप 10 में भी शामिल नहीं है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या भारत, विश्व के सबसे ज़्यादा समृद्ध
जैव समृद्ध विविधता वाला समृद्ध सांस्कृतिक विविधता वाला जो देश है वो भारत है। इसके बावजूद भी हम टॉप 10 में नहीं आते हैं। तो ये सोचिए भारत के लिए कितने शर्मसार होने की बात है। तो फिर मैंने लिखा है कि अतः खेल जगत सॉफ्ट पावर बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया है कि इस तरह से एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए मैंने बताया कि चूंकि भारत की स्थिति सॉफ्ट पावर में खराब है, इसी वजह से हम स्पोर्ट को एक मील का पत्थर साबित कर सकते हैं अपने सॉफ्ट पावर की मजबूती में। तो फिर मैंने लिख लिया है कि खेलों के द्वारा सॉफ्ट पावर को कैसे मजबूत किया जा सकता है या कैसे मजबूत हो पाएगा। तो चूँकि फ्रेंड्स जैसे स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि जो पीपल टू पीपल कनेक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है। तो वही मैंने पहला पॉइंट लिख दिया कि नागरिक जो संबंध होते हैं वो अच्छे हो जाएंगे। और जियोपॉलिटिकल स्टेट एक्टर्स या जियोपॉलिटिकल एक्टर्स जो होते हैं उनकी समझ लीजिए उनका इमेज जो है बाहर निकल के आता है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ नीरज चोपड़ा जी जिन्होंने जेवलिन थ्रो किया और उन्होंने क्या किया, गोल्ड जीता। अब इनका जो है न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक हिसाब से सम्मान बढ़ गया। तो उन्होंने केवल अपना सम्मान नहीं बढ़ाया, पूरे विश्व में सम्मान बढ़ाया। और जिस वजह से क्या होता है कि भारत को भी विदेशी राष्ट्रों में भी सम्मान मिलने लगता है अगर स्पोर्ट की क्षेत्र में देखा जाए। और साथ ही साथ ऐसे ही अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी देखेंगे तो उन्होंने न केवल अपना नाम ऊंचा किया बल्कि देश का नाम भी ऊंचा किया और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी एक मतलब उस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक भू राजनीतिक अभिनेता के रूप में बनके ये लोग उभरते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सरकारों में सकारात्मक संबंध आते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स क्या होता है कि स्पोर्ट एक ऐसा माध्यम है, जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान में हमेशा युद्ध और नफरत की भावनाएं रहती हैं, लेकिन तो अगर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं तो इससे क्या होता है एक दूसरे के प्रति सहानुभूतियाँ या सकारात्मक संबंध के होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर लोगों के प्रति नज़रिया भी बदलता है फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए अगर हमने क्या हुआ लगातार ओलंपिक में बहुत सारे मान लीजिए मेडल जीत लेते हैं तो क्या होगा कि जो हमारे दुश्मन राष्ट्र हैं वो भी हमसे सीखने की कोशिश करेंगे, हमारे देशों के प्रति उनका नज़रिया बदलेगा कि देखिए उन्होंने स्पोर्ट में इस तरह के इन्वेस्टमेंट किए, अपने यहाँ की स्पोर्ट कल्चर को इतना बढ़ावा दिया और आज वो देश जो देखिए यहाँ पे आके खड़ा हो गया। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें होती हैं, लोगों का नज़रिया भी बदल जाता है। उदाहरण के लिए मैंने एक सर्वेक्षण या फिर एक सर्वे के बारे में बताया फ्रेंड्स कि ओलंपिक में प्रदर्शन के चलते फ्रांस के लोगों का चीन के प्रति नम्य रुख। चूँकि फ्रेंड्स एक सर्वे हुआ था तो उस सर्वे में ये बताया गया कि जब से ओलंपिक में चाइना वालों ने ज़्यादा मेडल्स जीते हैं तो फ्रांस में क्या हुआ है कि उनके देश के प्रति या उनके लोगों के प्रति जो नज़रिया है वो थोड़ा बदला है या फिर थोड़ा नम्य रुख अपनाया गया है लोगों का। नेक्स्ट है फ्रेंड मैंने लिखा है कि खेल के द्वारा प्रशिक्षण आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये भी बढ़ावा देते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए हम क्या करते हैं कि जैसे जमैका या फिर अफ्रीकन कंट्रीज जितने भी स्पोर्ट एथलीट स्पोर्ट में जो भी स्ट्रांग हैं हम उनसे क्या करेंगे, अगर मान लीजिए प्रशिक्षण लेते हैं या हमारे यहाँ मान लीजिए नीरज चोपड़ा जी हो गए या फिर स्पोर्ट हमारे यहाँ क्रिकेट जो है वो बहुत रिच है, तो इन सब चीज़ों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही साथ विदेशी राष्ट्रों के जो भी स्पोर्ट प्लेयर्स हैं या फिर जो भी प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे आके ट्रेनिंग ले सकते हैं, उनका आयोजन किया जा सकता है। तो ये सब सारी एक्टिविटीज़ भी क्या कर सकती हैं, हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसको स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी जैसे ये भी एक मुद्दा था इसमें इस न्यूज़ में कि चाइना में क्या किया जा रहा है कि इसको लेके भी एक कमर्शलाइजेशन भी किया जा रहा है या फिर वो भी क्या कर रहे हैं कि अपने जो स्पोर्ट कल्चर हैं इसको बढ़ावा देकर वो अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसे देशों के यहाँ के स्पोर्ट जो प्लेयर हैं उनको अपने यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं जो काफ़ी गरीब या पिछड़े देशों से आते हैं। जैसे अफ्रीकन कंट्री के बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो चाइना में जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं और वो फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं चाइना वाले। तो इससे क्या हो रहा है कि चाइना की इमेज जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ में अच्छी होती चली जाएगी। तो इससे क्या होगा कि उनका इंटरनेशनल जो रिलेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उनका सॉफ्ट पावर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो भारत को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए। तो फिर मैंने फ्रेंड्स ले लिया है कि इसका कंक्लूजन कि अतः अब समय आ गया है कि नीति आयोग की 2016 के खेल संबंधी 20 सूत्रीय योजना पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा देश को एक खेल राष्ट्र बनाने में सामूहिक प्रयास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स 2016 में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी, एक अपना 20 सूत्रीय कार्यक्रम जारी किया था कि कैसे
भारतीय खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए तैयार किया जाए, या फिर ओलंपिक में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल्स जीत सकें, इसके लिए एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम नीति आयोग ने 2016 में जारी किया था। तो फिर उसका मैंने जिक्र कर दिया है कि हाँ, उसका वो प्रयोग में लाना चाहिए, उस पर अब ध्यान देना चाहिए, ताकि हम अपने देश को एक रिच स्पोर्ट कल्चर को क्रिएट करके और क्या कहते हैं उसी से हम अपने जो सॉफ्ट पावर है उसको मजबूती दें और अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को भी उससे मजबूत कर सकें। तो और साथ ही साथ फ्रेंड्स, सामूहिक प्रयास, जो एक कोऑपरेटिव या कोलैबोरेटिव जो एफर्ट्स होते हैं वो भी फ्रेंड्स किसी भी देश के लिए किसी भी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने कि हम लोगों ने स्पोर्ट के बारे में बहुत पढ़ा, लेकिन तो स्पोर्ट को इंटरनेशनल रिलेशन से कैसे जोड़ना है और कैसे स्पोर्ट एक्टिविटीज़ को हम अपने सॉफ्ट पावर के लिए एक ज़बरदस्त टूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी फ्रेंड्स एक मतलब ज़बरदस्त टॉपिक था आज का जो द हिंदू का न्यूज़ था। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि किस तरह से हम लोग डे बाय डे क्या कर रहे हैं कि करंट से अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। तो अब फिर से हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो पूरा टॉपिक था वो क्या था, कि यही था कि सॉफ्ट पावर जो है आज हर देश में या जितने भी देश हैं उनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक ज़बरदस्त टूल बनता जा रहा है जो उनके इंटरनेशनल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करता हो। तो भारत के बारे में अगर इसकी बात की जाए तो भारत के लिए इसका क्या महत्व है और कैसे इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक डेफिनेशन लिख दी, उसके बाद में बताया कि सॉफ्ट पावर का महत्व क्या होता है, साथ ही साथ में फिर मैंने बताया कि भारत के जो सॉफ्ट पावर या इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसके जो मेन जो टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो पंचशील सिद्धांत, गांधीवादी विचारधारा और वसुधैव कुटुंबकम। साथ ही फिर मैंने क्या किया फ्रेंड्स, 2 रिपोर्ट्स का जिक्र किया और उन 2 रिपोर्ट्स के माध्यम से मैंने ये बताने की कोशिश की कि आखिर हम अपने स्पोर्ट एक्टिविटी को बढ़ाएं तो क्यों बढ़ाएं। तो इसलिए बढ़ाएं क्योंकि हमारा जो रैंकिंग है वो बहुत स्पोर्ट जो इंडेक्सेस हैं उसमें बहुत पीछे हैं। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है कि हम स्पोर्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखा जा सकता है कि मैंने क्या किया है कि स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए फिर मैंने बताया कि ये सॉफ्ट पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है, और साथ ही साथ फिर मैंने एक कंक्लूजन में ये बताया कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो उसका जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है ये कैसे अपने आने वाले दिनों में हमारे स्पोर्ट कल्चर को और ज़्यादा रिच कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह से अपना जो पूरा ये टॉपिक है वो ख़त्म होता है। और फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगता है मेरा टॉपिक, ये आप लोग ज़रूर बताया कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, जो लाइक्स हैं, यही समझ लीजिए हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और फ्रेंड्स मैं दिन प्रतिदिन यही कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकता हूँ। और फ्रेंड्स ये उन लोगों के लिए, विशेषकर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो दिल्ली, मुखर्जी नगर या फिर क्या कहते हैं इलाहाबाद नहीं जा सकते हैं, किसी कारण बस उनको अपने घर पे ही रहना है या फिर फाइनेंशियल स्टेटस उनकी अच्छी नहीं है, इस वजह से उनको घर पे ही रहकर अगर तैयारी करनी है, तो ऐसे बच्चों के लिए ये समझ लीजिए बहुत ही फ्रूटफुल है। तो वो स्टूडेंट्स ज़रूर उसको देखा करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का जो है टॉपिक वो ख़त्म होता है। धन्यवाद। और कल हम लोग किसी एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगा करे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए, साथ ही कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और कल हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।